सवाल के साथ कि क्या सीट बंटवारे के मुद्दे पर चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको बयानों के आधार पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अनुप्रिया सिंह हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम 45 सेकंड के साथ करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। अनुप्रिया जी, एक के बाद एक जिस तरीके के बयान अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं, मैं सिर्फ जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, ये सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन बहुत जल्द बिखरने वाला है। अनुराग जी, मैं आपके सवालों का मैं खंडन करती हूं कि किसी भी तरह की समस्या इंडिया अलायंस में नहीं है। बहुत बेहतर तरीके से ये इंडिया अलायंस चल रहा है। 4 बैठकें जरूर हुई हैं, लंबा समय जरूर लगा है, गैप ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अंतिम दौर में इंडिया अलायंस की बैठकें, जहां पे अब सीट शेयरिंग के साथ ही साथ में हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय होने जा रहे हैं। आप नेताओं के बयान को मत देखिए, क्योंकि कुछ ही अलग अलग दल के नेता हैं जिनको अधिकृत किया गया है जो ये इंडिया अलायंस के लिए बोलेंगे। अलग अलग नेताओं के बोल से हमारे इंडिया अलायंस का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि देश की जनता की मांग है इंडिया अलायंस। जी ठीक है। दरअसल एक बयान सामने नहीं आया। राकेश त्रिपाठी, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो हम 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक तरीके से अपील की थी पंजाब के लोगों से कि 13 की 13 सीटें आप आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजिएगा दिल्ली। संजय राउत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लोकसभा का लड़ती रहती है। ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे और जाकर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में मुकाबला टीएमसी का बीजेपी से है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा बीजेपी से। सवाल यही है कि क्या सीटों पर कलेश सरफटअव्वल दिखनी शुरू होने वाली है? दिखनी शुरू होने वाली नहीं है, दिखनी शुरू हो चुकी है। जब नीतियां एक नहीं होंगी, आप नेतृत्व ठीक नहीं कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मत भिन्नताएं आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से चिरकुट पार्टी, चालू नीत पार्टी, किस किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, ये सबने देखा है। ममता बनर्जी का हालिया बयान है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी को साझेदार नहीं बनाएंगे, और कैसे अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हमने कई बार हराया है। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए और शीर्ष नेताओं के बयान, ये केवल प्रवक्ताओं के बयान या किसी राज्य स्तरीय छोट भैया नेता के बयान नहीं है। आप तमाम नेताओं के बयान देखेंगे इंडिया अलायंस के भीतर, तो इतने सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने उनकी पार्टी के नेता लगे हुए हैं। आज जेडीयू की जहां बैठक चल रही है, वहां सुबह से नारेबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जब इतनी सारी मतभिन्नताओं के साथ है तो गठबंधन संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल राहुल सर, जिस तरीके की खबरें लगातार एक के बाद एक आती रही हैं इंडिया गठबंधन के संदर्भ में, आपको लगता है कि मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं गठबंधन के सामने? और अभी देखिए जेडीयू की बैठक का जिक्र किया राकेश त्रिपाठी ने, यह सवाल लगातार खड़ा होता रहा। फिर सवाल आया कि ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान किया, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया, और वो नीतीश कुमार जो संयोजक से अपनी शुरुआत कर रहे थे इंडिया गठबंधन में, ना उनके नाम पर संयोजक पद का ऐलान हुआ और ना ही उनके नाम का पीएम पद के लिए ऐलान हुआ इंडिया गठबंधन में। देखिए, समस्याएं शुरू से ही थी, और जिस तरह की पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया है और वो विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्थिति जो है अपने अपने राज्यों में और आपस में एक दूसरे को लेकर, उससे ही जाहिर है कि ये आसान काम नहीं होगा। ये बिल्कुल जन्म से ही पहले से पता था। अब भी हम देख रहे हैं कि वही बार बार दिख रहा है। मुझे आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि अभी ये गठबंधन और इसके जो सबसे बड़े नेता हैं वो ये भी नहीं तय कर पाए हैं कि हमें नेतृत्व के प्रश्न पर सबको क्या कहना है। यानी चुनाव से पहले अभी नेतृत्व तय करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे। अगर ये इतनी भी सर्वानुमति नहीं बनी है तो फिर ये हर पार्टी के नेता अपने अपने नेता का नाम आगे प्रस्तावित करते रहेंगे और लोगों को कई होने वाला। ठीक है, डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक कोडे, कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यही सवाल आपसे। देखिए, पहले अखिलेश यादव, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर संजय राउत, अब ममता बनर्जी, एक के बाद एक जो भी आपके सहयोगी दल हैं वो अपना अपना ऐलान कर दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, बाकी आपको जो तय करना है वो इंडिया गठबंधन में आप तय करते रहिएगा। सवाल तो ये खड़ा होगा ना सर कि क्या वाकई ऑल इज वेल?
देखिए, हम अलग अलग विचार के लोग, ये जो भाजपा का जो फैसिज्म है, भाजपा की जो तानाशाही है, भाजपा का जो सर्व संविधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का जो प्रयास है और एक छत्र इस देश में निर्माण करने का जो प्रयास है, तानाशाही निर्माण करने का जो प्रयास है, उसको खत्म करने के लिए, उनको हराने के लिए इकट्ठे आए। हम भूतकाल में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और भविष्य में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इस समय हम जो इकट्ठे आए हैं वो भाजपा का पराभव करने के लिए इकट्ठे आए हैं। और जो हमारे में जो भी मतभेद रहेंगे, हर किसी पार्टी को पूरा हक है कि उनका विस्तार करने का, उनका नेतृत्व निर्माण करने का, पूरे देश का नेतृत्व कर निर्माण करने का। ठीक है, लेकिन और डॉक्टर विवेक उसमें हमारी कोई, जो आप कह रहे हैं, उसके लिए हम कोई ये तो ऑब्जेक्शन ले नहीं लग रहा है सकते ना और सर, कोई ये तो किसी पार्टी के ऊपर नहीं ले सकती। लेकिन तो ठीक है डॉक्टर विवेक हमें सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि देखिए नहीं, साहब, हम नहीं, पहले भी लड़ते ये रहे हैं अवसर- साथ में एक दूसरे के, आगे भी लड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, अभी हमारी लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए। सर ये तो अवसरवादिता लगती है ना, अपॉर्चुनिज्म लगता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराओ, विचारधारा कुछ भी हो, चाहे अंतर कुछ भी हो, और कैसे आप एक साथ होकर लड़ाएंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव में ही इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर विवेक, देखिए, मैं आपको वापस कहता हूं कि ऐसे तान तनाव रहते हैं और हर एक पार्टी को अपना नेतृत्व आगे करने का पूरा हक है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारा एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। उस डेमोक्रेटिक अलायंस में हम अलग अलग विचार के लोग इकट्ठे आए हैं, लेकिन एक विचार पक्का है कि इस देश का प्रजातंत्र, इस देश का संविधान और इस देश का ऐक्य हमें बचाना है। और इसके लिए हमें जो भी कम ज्यादा आगे पीछे जाना पड़ेगा हो, हम आगे पीछे जाना पड़ेंगे। आप देखना राकेश त्रिपाठी, ये आगे पीछे जाना लोकतंत्र है या अवसरवादिता? राकेश त्रिपाठी, हो जाएगा और हम एक सशक्त चैलेंज। ठीक है, देखिए अनुराग जी, हाँ बस ठीक है। देखिए अनुराग जी, कोई भी गठबंधन जब बनता है तो उस गठबंधन को आपस में जोड़ने के लिए कोई वैचारिक साम्यता का होना आवश्यक है। अगर आप विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नीतियों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप कुछ आकांक्षाओं के साथ एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, एक नकारात्मक इशू लेकर के, एक नकारात्मक मुद्दा लेकर के कि हमको सत्ता का परिवर्तन करना है, हमको मोदी को हटाना है, इसलिए हम एकजुट हो जाएंगे, मुझे लगता है कि देश ऐसे ही गठबंधन को पहचान रहा है। ऐसा गठबंधन उतर नहीं सकता है। एक पुरानी कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, आज वही अवस्था बनती हुई दिख रही है। 4 बैठकें कर चुके, बैठकों हर बैठक में तय की गई बातें इनकी खारिज हो गई। तय कर किया था इन्होंने कि कुछ एंकर्स का, कुछ टीवी डिबेट्स का बहिष्कार करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके तमाम पार्टियों ने इनके इस निर्णय को नकार दिया। अब फिर सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में आने लगे। इन्होंने निर्णय किया था बैठ करके कि हम भोपाल में अपनी एक पहली जनसभा करेंगे, कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, कोई जनसभा नहीं होगी। जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए अलायंस की चर्चा करना। भाई ये अलायंस को लेकर के जमीन पर जाना पड़ेगा ना, कैसे लेकर के जाएंगे जमीन पर? दिल्ली में एक भी सीट देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, पंजाब में गठबंधन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, बंगाल में ममता दीदी सीट देने को तैयार नहीं है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही इस समय खटपट चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को वहां कौन एडजस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जितना अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, अनुप्रिया बैसाखियां जरूर तलाश रही है, चाहती है कि गठबंधन बन जाए, लेकिन गठबंधन की कीमत क्या होगी ये कांग्रेस पार्टी को ठीक है। अनुप्रिया सिंह, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि गठबंधन की कीमत सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी चुका रही है तो वो है जेडीयू। नीतीश कुमार 2024 की अगुवाई करेंगे और 2025 की तेजस्वी यादव। इस सवाल के साथ जो समझौता संभवतः हुआ होगा वो अब टूटता नजर आ रहा है और यही वजह है कि ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ रहा है, सारी कमान नीतीश कुमार को संभालनी पड़ रही है। और अब आगे क्या होगा इसको लेकर तमाम खबरें हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार को किनारा करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में, और मूल में इंडिया गठबंधन। अनुप्रिया सिंह। अनुराग जी, आपने एक बार में बहुत सारा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि 2 मिनट आप मुझे समय देंगे, मैं सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। कि राकेश जी ने अभी बहुत अच्छी बातें कही कि इंडिया अलायंस की 4 बैठकें हो गई हैं और एनडीए जो
N.DA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, जिसने मात्र एक बार एक मंच तैयार किया, अपने सहयोगी दलों को खड़ा किया, फोटो खिंचाया और कहा कि एनडीए है, जो सिर्फ वहां पे तानाशाही चल रही है भाजपा के अंदर, इस देश की सरकार में, और एनडीए के अलायंस में भी वहां पे तानाशाही चल रही है। लेकिन इंडिया अलायंस में बहुत अच्छी बात है कि जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी के नेता सक्षम हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और हमारी अगर पार्टी की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनुरोध किया हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, आपने मुझे इंडिया अलायंस के कई कमेटियों में मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, ये डेमोक्रेसी होता है, यहाँ हिटलरशाही नहीं चलती है हमारे यहाँ पे। और भारत को बचाने के लिए, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, नीति नहीं है, आपके पास में विचार नहीं है, देश को बचाना ये हमारी नीति है। जब देश के संविधान खतरे में हो, देश का लोकतंत्र खतरे में हो, और यहाँ अपनी आवाज उठाने पे यहाँ लोगों को चुप्पी डंडा बरसाया जा रहा हो, अनुप्रिया, सीबीआई का हवाला दिखाया जा रहा हो, डर दिखाया जा रहा हो, तब तो लाजमी होता है अनुप्रिया सिंह, मैं मानकर चलता हूं कि इस वक्त तक जो ब्रीफ आपको दिया होगा जरूर हो, लेकिन देश बचाने के लिए ठीक है, उसी के हिसाब से आप बोल रहे होंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी, खबर यह भी है कि एक बार फिर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है बिहार में, तो थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर सोच समझकर बयानबाजी करने के लिए ब्रीफ किया गया है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को। देखिए अनुराग जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये इंडिया अलायंस बनाने की बात बार बार कर रहे हैं ना, पार्टियां नहीं बचा पा रहे हैं। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, आज जेडीयू टूटने की कगार पर खड़ी है। अपनी अपनी पार्टी बचाइए भाई। कांग्रेस पार्टी की आज जैसी दुर्दशा है ना कि कांग्रेस पार्टी में लग रहा है कोई नेता नहीं बचेंगे। अपनी पार्टी बचाइए, गठबंधन बाद में बनाइए, अपनी अपनी पार्टी बचाइए। और हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, देखिए आज ये कह रहे हैं कि भारत को बचाने की आवश्यकता है, संविधान बचाने की आवश्यकता है। भारत आज 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, और पूरी दुनिया ये मान रही है कि सबसे तेज विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, जो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। भारत की आज 2047 तक कैसे विकसित हो जाए, हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं भारत को बचाइए। अरे आज 4 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हैं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, 13.5 करोड़ आज गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए हैं, चतुर्दिक विकास हो रहा है। अनुप्रिया, अपनी बात कहिए, समय थोड़ा कम है, राहुल सर के पास जाऊंगा। उसके बावजूद अनुप्रिया काउंटर बचाना है। राकेश जी, कैमरे के सामने बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है। देश का भ्रमण कीजिए, और आप जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि आपने 25 करोड़ लोगों से ज्यादा 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी दर आपका बढ़ गया है। आप देखिए, आपके देश में युवा जो है अभी भी भटक रहे हैं, डिग्री लेके भटक रहे हैं। ठीक है, थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे। आपने अगर जेडीयू की बात थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे, माफ कीजिए अनुप्रिया, आपको रोक रहा हूं, लेकिन राहुल सर, इंडिया गठबंधन के सामने आपको लगता है कि कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर चैलेंज ज्यादा है? मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, नेशनलिज्म पर क्या स्टैंड रहेगा, हिंदुत्व पर क्या रणनीति रहेगी, सीट शेयरिंग किस तरीके की होगी? आपको लगता है सवाल काफी ज्यादा है इंडिया गठबंधन के सामने, और यही वजह है जिसके चलते जेडीयू में इस तरीके के खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, 3 बड़ी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने। पहली चुनौती नेतृत्व की है, दूसरी सीटों के बंटवारे की है, तालमेल की है, और तीसरी है देश के सामने एक संगठित सुगठित आख्यान और विकल्प उपलब्ध कराने का है, वो सामने रखने का कि ये हमारा विजन है। ये मोदी या भाजपा के विजन से, उनके आख्यान से अलग, उनके विकल्प में हमारा ये राष्ट्रीय विजन है। हम इस आधार पे राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं जी। इन 3 चीजों के बिना ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, डॉक्टर विवेक कोरडे, अगर एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि साहब हम तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे कम कुछ नहीं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमारे राज्य में तो कोई अलायंस होगा ही नहीं, तो ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता ना सर? ये तो अनुशासनहीनता है, या इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है उस सहयोगी दल के लिए? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा कि हमारे पास कोई विचार नहीं है, हमारे पास कोई नीति नहीं है, हम सकारात्मक नहीं है, एक निगेटिव एजेंडा लेके हम ये चुनाव में आ रहे हैं, इसका मैं उत्तर थोड़े में देना चाहता हूँ। एक तो हमारे पास विचार नहीं है, ये कहना एकदम अविचार की बात है।
सबसे पहले आइडिया ऑफ इंडिया की वजह से ये देश जो निर्माण हुआ, वो आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। वो आइडिया ऑफ इंडिया में सभी जाति, धर्म, भाषा, वंश के लोग आते हैं। दूसरी बात, ये आइडिया ऑफ इंडिया के आधार पर जो देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को खतरा निर्माण हुआ है, ये बीजेपी के वजह से उस संविधान को बचाना है। और तीसरी बात, जितनी भी संवैधानिक और शासकीय संस्था है, उन संस्थाओं को हमें बचाना है। आज तो किसी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु भी आरएसएस के बनाए जा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, इन आरोपों का आप दूसरी जवाब बात, दीजिएगा, यहाँ लेकिन जो उससे पहले बड़ी-बड़ी डॉक्टर बातें विवेक कोडे, की गई कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, डॉक्टर विवेक कोडे, जो सवाल आपने किया उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब आप प्लीज दे दीजिए। अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई अलायंस नहीं होगा, ये लोकतंत्र है या अनुशासनहीनता, समन्वय की कमी? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि हम अलग अलग विचार के लोग हैं। भूतकाल में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि अगर हमारा अलायंस होगा तो हारने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि ये अलायंस ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है, क्योंकि बीजेपी का क्या ममता बनर्जी बीजेपी की भाषा बोल रही हैं? अगर लोगों ने नीतीश कुमार अगर ललन सिंह से इस्तीफा ले रहे हैं तो क्या वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? इस समय ये एजेंडा, अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? डॉक्टर विवेक, देखिए, राकेश त्रिपाठी जाकर ब्रीफ कर रहे हैं क्या? देखिए, हर कोई बार्गेन करेगा और ये हार्ड बार्गेनिंग होगी। देखिए, आखिर ये हम अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार के राकेश त्रिपाठी, तो सौदेबाजी है, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? हर कोई बार्गेन करेगा, आखिर में लेन देन होगी और इंडिया अलायंस बनेगा और जीतेगा। ठीक है। अनुराग जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है, विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप जो इंडिया अलायंस की बैठक करते हैं ना, इस बैठक में क्या चर्चा करते हैं, इस बैठक में क्या तय करते हैं? बैठक में कुछ भी तय करते हैं, बाहर निकल के आने के बाद भिन्न भिन्न अपने विचार रखने लगते हैं। जब आपके नेताओं के बयान एक साथ एकजुट होकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता कैसे एकजुट हो सकते हैं? वो कार्यकर्ता जो एक दूसरे के खिलाफ रोज अपने गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, जो आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता कैसे एकजुट होंगे? चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है, नेता अपनी बयानबाजी रोक नहीं पा रहे हैं, अनुशासनहीनता रोक नहीं पा रहे हैं, आप किसी मुद्दों पर एक राय हो नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मैंने उदाहरण देकर बताया कि टीवी डिबेट में जाने का निर्णय आप लोगों ने मिलजुल करके किया था, निर्णय आपका खारिज हो गया। आपने मिलजुल करके निर्णय किया था कि भोपाल में आप एक पहली बैठक करेंगे, पहली सभा करेंगे, वो आपका निर्णय खारिज हो गया। तो ये समोसा खाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्या? समोसा भी नहीं मिल पा रहा है, जैसा जेडीयू के सांसद का बयान आया था। राकेश जी, खाएंगे, किस पर चर्चा करेंगे? ठीक है, जेडीयू के सांसद का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि समोसा भी नहीं मिल इसलिए पाया। याद दिला रहा हूं, समोसा ही एजेंडा है। लेकिन अनुप्रिया सिंह, ये जो समन्वय की कमी है, आपको लगता है ये इस वक्त इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है? और देखिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट या समन्वय की कमी है, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, जेडीयू के अंदर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। आरसीपी सिंह के साथ जो होता है वही ललन सिंह के साथ हो रहा है। जो असुरक्षा का भाव है या फिर जो टूट और फूट की संभावना है, उससे कहीं ज्यादा घबराहट है इस वक्त जेडीयू के भीतर। अनुराग जी, जनता दल यूनाइटेड के अंदर में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं होने जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने यह कहा कि उनको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है। इंडिया अलायंस के कई कमेटियों के जो मेंबर के रूप में वो हैं, कई जिम्मेदारी उनके ऊपर में है। उन्होंने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार, आज से नहीं, उनके नेतृत्व में ही हमारा संगठन चल रहा है। और इसका देन यह है कि बिहार में 2005 से बिहार की जनता ने बार बार प्रेम दिया है। और ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना कि उनको बिहार में सत्ता में अगर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, और आज इनकी कूटनीतियों के तहत ही सत्ता से बाहर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ना ही गठबंधन के साथ में इनका चाल चलन सही है, ना ही देश की जनता के साथ में इनका चाल चलन सही है। बहुत संक्षेप में राहुल सर के पास जाऊंगा। और आप इंडिया अलायंस के बैठकों के बारे में अगर मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो चाय बिस्किट आपके यहाँ होता होगा, क्योंकि लूटा आपने देश की जनता को है। हमने लूटा है। देश के बचाव के लिए और संविधान बचाने के लिए। मैं आपको याद दिलाऊं, कितनी बार आपने संविधान को ताक किया है? सुने तब तो सवाल पूछे, अनुप्रिया जी सवाल ही नहीं सुनना चाहती है। अब सुनिए। देखिए अनुप्रिया जी, पिछले तीन दिनों से लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं, ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। और ललन सिंह इसका जवाब दे रहे थे कि ये बीजेपी खबर चलवा रही है, ये बीजेपी तय करा रही है। तो आज ललन सिंह का इस्तीफा कैसे हो गया? या बीजेपी ने तय करा दिया क्या? राहुल सर, समय थोड़ा कम है। जेडीयू का जो घटनाक्रम है वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। राहुल सर,
नहीं, मुझे नहीं लगता, ये उनका आंतरिक मामला है और मैं उसको केवल इसी रूप में देखता हूँ अभी कि यह नीतीश तय कुमार नहीं ने हुआ ऐसा है कि मौके हमारे पर जब राष्ट्रीय एक अध्यक्ष राष्ट्रीय कौन भूमिका है। लेनी है ठीक है। अभी पार्टी हमारे को, राष्ट्रीय परिषद तब की उन्होंने बैठक अपने चल रही है, उसमें तय आंतरिक होना है कि सुदृढ़ता वो अभी उनको तय कर हटाया ली है, जाएगा या सुनिश्चित कोई कर ली है। ठीक है, हम संभालेंगे। ठीक है, अगले भीतर जो 24 से समस्या थी, 48 उनको घंटे दूर और कर लिया। देखने होंगे सर किस तरीके का सियासी देखिए, घटनाक्रम अनुप्रिया जी बिहार बड़ी से बात आता कह रही है। है।